we were explaining accounting is a science as well as an art of of identifying, art of identifying, 1 minute, art of identifying. We have to identify whether that transaction relate to the business or not. If that transaction relate to the business, only then we can write that transaction in the books of account, and that transaction must be belong to our same business. Suppose we are doing 1 2 or 3 business, तो उसी बिजनेस से वो ट्रांजेक्शन रिलेट होना चाहिए. सेकेंडली व्हाट वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट whether we can measure that transaction in terms of money or not. If we can measure any transaction in terms of money, only then we can write that transaction in the books of account. And so after identifying, the second part is recording. आइडेंटिफाई कर लेने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं. सबसे पहले मेमोरेंडम बुक में रिकॉर्ड किया जाता है. मेमोरेंडम बुक मतलब, मेमोरेंडम का मतलब एग्जैक्टली होता है याददाश्त, याद रखने के लिए. बिजनेस में जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन होगा उसको किसी बुक में या किसी डायरी में रिकॉर्ड कर लेंगे, और जब अकाउंटेंट आएगा तो अकाउंटेंट को दे दिया जाएगा कि देखिए दिन भर में ये सारा ट्रांजेक्शन हुआ है, आप इसको अकाउंटिंग की बुक में नोट कर लीजिए. तो एग्जैक्टली वो अकाउंटेंट क्या करेगा, सबसे पहले हमारा जो ट्रांजेक्शन है उन सारे ट्रांजेक्शन्स का जर्नल तैयार करेगा, जर्नल प्रिपेयर करेगा. द वेरी फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग इज जर्नल, जर्नल एंट्री. सो जर्नल जो है, जर्नल में हमारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा. और ये तो पहले ही डिस्कस किया जा चुका है कि बहुत सारे रोज सैकड़ों ट्रांजेक्शन होंगे या उससे भी ज़्यादा ट्रांजेक्शन होंगे. तो सोचिए एक साल में इतने सारे ट्रांजेक्शन जो जर्नल में लिखे गए हैं, अगर उसमें बीच में कोई ट्रांजेक्शन खोजना होगा तो कहाँ से खोजेंगे, इतनी मोटी बुक जर्नल की जो है प्रिपेयर हो जाएगी. सो आफ्टर रिकॉर्डिंग द सेकेंड स्टेप इज क्लासीफाइंग. रिकॉर्ड जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज मेकिंग द लेजर, और वी मेक लेजर फॉर ऑल अकाउंट. सपोज मोहन के साथ ट्रांजेक्शन हो रहा है, सोहन के साथ ट्रांजेक्शन हो रहा है, मशीन परचेज कर रहे हैं, बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, तो एक एक ट्रांजेक्शन का अलग से हम लोग अकाउंट खोलेंगे. बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में बैंक से रिलेटेड सारी एंट्री पास कर लेंगे. कैश अकाउंट में कैश से रिलेटेड सारी एंट्री पास कर लेंगे. परचेज अकाउंट में जितना परचेज किया गया है सारा परचेज एक जगह दिखाएंगे. सोहन के साथ जितना ट्रांजेक्शन हुआ है वो सोहन के अकाउंट में दिखाया जाएगा. मतलब क्लासिफाई कर लिया जाएगा, एक तरीके का ट्रांजेक्शन एक ही जगह पे शो होने लगेगा. रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, एंड आफ्टर क्लासिफाइंग इट इज समराइजिंग. भाई क्लासिफाई कर लिया गया लेजर के फॉर्म में, उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, समराइज करने की कोशिश करते हैं. समराइज करने के लिए क्या बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं एंड फाइनल अकाउंट बनाते हैं. ट्रायल बैलेंस में हम लोग सारा जो अकाउंट होता है, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, मोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, सारे अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस ट्रायल बैलेंस में लिख लेते हैं. और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से फिर हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं. फाइनल अकाउंट 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. फाइनल अकाउंट ही हमारे अकाउंट्स की जो हम लोग साल भर एफर्ट करते हैं उसकी पूरी समरी होती है. और एग्जैक्टली क्या होता है, हम लोग जैसे स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो हम लोग का क्या मोटिव है कि हम लोग को ये देखना है ना कि भाई एग्जैक्टली पढ़ने के बाद जब एग्जाम दे देते हैं तो फिर रिजल्ट में कितना परसेंट मार्क्स आता है, 60% आ रहा है, 70% आ रहा है या 80% आ रहा है. तो उसी तरीके से बिजनेसमैन भी ये जानना चाहता है कि वो जो पूरे साल एफर्ट किया है उस एफर्ट का उसको रिजल्ट क्या मिला. क्या 10% प्रॉफिट हुई है, उसको 12% प्रॉफिट हुई है, या 15% प्रॉफिट हुई है, या फिर अमाउंट में देखा जाए तो 50,000, 60,000 या 70,000 कितनी प्रॉफिट हुई है, उसको एक निश्चित पीरियड में मालूम करना है. तो उसको करने के लिए एग्जैक्टली वो क्या करता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करता है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये बताता है कि आपने इस पूरे साल में कितनी प्रॉफिट अर्न की है. वो प्रॉफिट पॉजिटिव प्रॉफिट भी हो सकती है, निगेटिव प्रॉफिट भी हो सकती है. निगेटिव प्रॉफिट का मतलब लॉस, एग्जैक्टली आपने प्रॉफिट तो अर्न नहीं की बल्कि आपको उल्टा लॉस हो गया. तो एग्जैक्टली जो फाइनल अकाउंट होता है, या हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वन वर्ड में समराइज कर देता है हमारे सारे एफर्ट को, एक साल के एफर्ट को वन वर्ड में, कि 1 लाख रुपीज प्रॉफिट हुई है आपको एक साल में, आपके एक साल के एफर्ट का रिजल्ट क्या है, 1 लाख रुपीज. एंड एनालाइजिंग,
समराइजिंग, एनालाइजिंग। अब देखिए अकाउंटिंग का सारा डेटा हमारे पास है, जर्नल है, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, बैलेंस शीट, सारी चीज है। तो बिजनेस पर्पस के लिए, डिसीजन लेने के लिए, अपने बिजनेस को और अच्छी तरीके से जानने के लिए हम लोग एनालाइज करते हैं अपने डेटा को कि एग्जैक्टली जो हमें प्रॉफिट हो रही है, सेल्स पे प्रॉफिट कितना परसेंटेज हो रही है, या फिर ये देख सकते हैं कि जितनी कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग की है बिजनेस में, जितनी कैपिटल लगी है उस पर कितना परसेंट प्रॉफिट हो रही है, या जो हमारा बिजनेस है जो बाहर से लोन लिया हुआ है, आउटसाइड लाइबिलिटी जो है उसको पे करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है, एग्जैक्टली बिजनेस जो है अपने लोन को पे कर सकता है या नहीं कर सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं हम लोग। एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट ऑफ अ बिजनेस टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। तो ये सारा जो भी क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड एनालाइज कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? अकाउंटिंग के यूजर्स के लिए कर रहे हैं, अकाउंटिंग के इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स को इंफॉर्मेशन देने के लिए कर रहे हैं, जिससे कि हमारे इंटरनल यूजर्स जो हैं और एक्सटर्नल यूजर्स जो हैं अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन का यूज करके एफिशिएंट डिसीजन ले सकें। मैनेजर ये देख सकता है कि एग्जैक्टली इस बिजनेस में और ज़्यादा क्या पैसा लगाने की ज़रूरत है। अगर अच्छे रेट से प्रॉफिट हो रही है तो मैनेजर उस बिजनेस में और ज़्यादा पैसा लगाएगा, या तो अपना फंड और लगाएगा या बाहर से फंड लेके और लगाएगा, या और बिजनेस के लिए अच्छी स्ट्रेटजी को बनाने में भी अकाउंटिंग का डेटा जो है हमारी हेल्प करता है। और एक्सटर्नल यूजर्स को भी काफ़ी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आप सपोज कि एक्सटर्नल यूजर्स की जब बात की जा रही है, किसी को लोन देना है, किसी से बैंक के पास हम लोग जा रहे हैं भाई कि 10 लाख रुपया लोन चाहिए, बैंक ऐसे ही 10 लाख रुपया लोन थोड़ी दे देगा, बैंक पहले हमारी अकाउंटिंग की बुक को देखेगा, और अकाउंटिंग की बुक की हेल्प से बैंक ये जानने की कोशिश करेगा कि एग्जैक्टली ये आदमी बिजनेस कैसे ऑपरेट कर रहा है, क्या मेरा लोन जो ले रहा है 10 लाख रुपया ये पे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इस चीज को जानने के लिए और लोन देना है या नहीं देना है, इस डिसीजन को लेने के लिए उसको अकाउंटिंग की बुक देखना पड़ेगा उस पर्टिकुलर बिजनेस कंसर्न की। सो फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं, अकाउंटिंग इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। Next is objective of accounting. Objective of accounting, this page is visual or not? Objective of accounting. The very first objective of accounting is maintain systematic records. देखिए ध्यान दीजिएगा, maintain systematic records। अब इतने सारे ट्रांजेक्शन बिजनेस में हो रहे हैं, उसको याद रखना तो पॉसिबल नहीं है, और याद रखना पॉसिबल नहीं है तो लिखना पड़ेगा कहीं ना कहीं, और सिर्फ लिख लेना ही काफी नहीं है। मान लीजिए लिख लेते हैं, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से लिखना पड़ेगा। जो तरीका बताया गया लिखने का, जो मेथड बताया गया, उन मेथड का यूज करके लिखना पड़ेगा सारे ट्रांजेक्शंस को, जिससे कि हमारे पास जो है ईयर के बिगनिंग से लेके ईयर के लास्ट तक जो भी ट्रांजेक्शन हो, सारे ट्रांजेक्शंस का रिकॉर्ड हो, कभी भी खोजने पे कोई ट्रांजेक्शन आराम से बिना टाइम वेस्ट किए हुए 1 मिनट के अंदर हम लोग खोज सकें। सेकेंड पॉइंट, ए सर्टेन प्रॉफिट और लॉस। द वेरी मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। सारा बिजनेस ये जानना चाहता है कि एग्जैक्टली प्रॉफिट हो रही है कि नहीं, और कितनी प्रॉफिट हो रही है, उसी के लिए बिजनेसमैन एफर्ट कर रहा है। तो अकाउंटिंग हेल्प करता है हमारी ये जानने में कि एग्जैक्टली बिजनेस को एक साल में कितनी प्रॉफिट हुई है। थर्ड पॉइंट, डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन। प्रॉफिट की तो बात हो गई, ठीक है, चलिए बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है, लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? मान लीजिए अगर हम लोग की ही बात की जाए कि भाई हम लोग इनकम तो अर्न कर रहे हैं, हर महीने 1 लाख रुपीज इनकम आ रही है, लेकिन आने के बाद आपके पास कुछ बच नहीं रहा है, आप एग्जैक्टली सारा पैसा खर्च कर दे रहे हो, उल्टा आप लोन लेके भी खर्च कर ले रहे हो, ईएमआई पे भी कुछ सामान परचेज कर ले रहे हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिटर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कुछ भी नहीं है, फाइनेंशियल पोजीशन जीरो है, घर घर में जो फंड है जीरो फंड है। तो डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन। अकाउंटिंग बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानने में भी हमारी हेल्प करता है। बिजनेस के पास लाइबिलिटीज कितनी है और बिजनेस के पास एसेट्स कितनी है, क्या एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं या नहीं है। तो एसेट्स जितनी जितनी लाइबिलिटीज होती है उतनी ही बिजनेस के पास एसेट्स भी होनी चाहिए, और स्ट्रॉन्ग एसेट्स होनी चाहिए, कुछ फिक्सिशियस टाइप की एसेट्स ज्यादा नहीं होनी चाहिए। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर्स। फोर्थ ऑब्जेक्टिव, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर्स।
देखिए हम लोग शेयर होल्डर्स वर्ड सुने होंगे। शेयर होल्डर्स मतलब जो किसी कंपनी का शेयर परचेज करता है, दैट पर्सन इज नोन एज शेयर होल्डर। लेकिन स्टेक होल्डर जो वर्ड जो है ये काफी वास्ट है। इसमें शेयर होल्डर भी आ जाएंगे, कंपनी के एम्प्लॉय भी आ जाएंगे, कंपनी में को जो लोन दिया है वो भी आ जाएगा, कंपनी जिससे उधार क्रेडिट पे माल परचेज कर रही है वो भी आ जाएगा। मतलब सारे लोग जिनका कंपनी की एक्टिविटीज में इंटरेस्ट है, उन सारे लोगों को स्टेक होल्डर में हम लोग शामिल कर लेते हैं। तो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर, एग्जैक्टली अकाउंटिंग क्या होती है, हमारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स जो होते हैं उनको हमारे बिजनेस की जानकारी, हमारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स की जानकारी, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशंस के बारे में इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। एड्स इन मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, अकाउंटिंग हमारे मैनेजमेंट की हेल्प करता है डिसीजन लेने के लिए। टाइम टू टाइम देखिए वेरियस डिसीजन लेना पड़ता है। मान लीजिए कोई कोई एग्जांपल लिया जाए, हमारे पास ए बी और सी थ्री टाइप के प्रोडक्ट हम लोग मार्केट में सेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी। और हमारी 100% जो हमारी फैक्ट्री है उस फैक्ट्री की 100% कैपेसिटी का यूज हो रहा है, इससे ज्यादा कैपेसिटी ही नहीं है कि उससे ज्यादा प्रोडक्ट हम लोग बना सकें। प्रोडक्ट ए बना रहे हैं, प्रोडक्ट बी बना रहे हैं, प्रोडक्ट सी बना रहे हैं। प्रोडक्ट ए से 25% प्रॉफिट मिल रही है, प्रोडक्ट बी से 20% प्रॉफिट मिल रही है, प्रोडक्ट सी से 5% प्रॉफिट मिल रही है। और उसके बाद फिर क्या हो रहा है, हम लोग अपनी फैक्ट्री का 100% यूटिलाइजेशन भी कर रहे हैं। और अब क्या बोला, जो मैनेजर से ओनर क्या बोल रहा है कि आपको प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा, आपको ओवरऑल प्रॉफिट जो है बढ़ा के 20% करना पड़ेगा। और अभी आपकी ओवरऑल प्रॉफिट जो चल रही है वो 15% चल रही है। अब मैनेजर के माइंड में क्या आ रहा है कि एग्जैक्टली भाई पूरी कैपेसिटी तो अभी यूज कर रहे हैं, फैक्ट्री में जगह कहाँ है कि और प्रोडक्शन करेंगे और जो है प्रॉफिट इंक्रीज करेंगे। तो फिर क्या अकाउंटिंग की हेल्प से मैनेजर ये देख सकता है कि एग्जैक्टली एक प्रोडक्ट ऐसा है जो सिर्फ 5% कंट्रीब्यूशन ही दे रहा है, तो जो प्रोडक्ट 5% कंट्रीब्यूशन दे रहा है उसके प्रोडक्शन को कम किया जा सकता है। और जो प्रोडक्ट जो है हमारा 25% कंट्रीब्यूशन दे रहा है उसके प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरीके से आपकी जो कैपेसिटी है, जो इंस्टॉल कैपेसिटी है, उतने में ही आप अपनी प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये कब पॉसिबल है, जबकि आपके पास सारा अकाउंटिंग का डेटा अवेलेबल है, हर प्रोडक्ट से आने वाली प्रॉफिट की आपके पास नॉलेज है। प्रिवेंट फ्रॉड एंड एरर, अब सपोज कीजिए कि आप अकाउंटिंग नहीं रखते हैं, तो क्या हो सकता है कि भाई जो कैशियर है वो 100 200 500 रुपए रोज अगर ले लेगा, उसके बाद देखेगा कि इनको तो पता ही नहीं चल रहा है, तो आदत बना लेगा, कुछ ना कुछ रोज ले जाएगा। जो फैक्ट्री में लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं वो हमारा जो रॉ मटेरियल है या जो फिनिश गुड्स है उसको उठा के एक दो पीस रोज घर ले जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। या रॉ मटेरियल मान लीजिए एग्जैक्टली जितना प्रोडक्शन करने में लगना चाहिए उससे ज्यादा लगेगा, वेस्ट होगा, गिरेगा, किसी चीज का कुछ पता ही नहीं चलेगा अगर कितना मटेरियल आया, कितना कंज्यूम हो रहा है, एक यूनिट बनने में कितना लगना चाहिए, ये सब अगर नहीं पता है तो हमारे बिजनेस में फ्रॉड होगा, एरर होगा, जिससे हमारे बिजनेस को लॉस होगा। सो दीज वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। And now we see the uses of accounting information. This page, I think this page is visible. If any page would not be visible to all of you, then you can raise your hand or say to me. Users of accounting information, users of accounting information is divided into two parts: internal users and external users. Internal users are three: proprietors or owner, second is management, and third is employee. प्रोप्राइटर तो देखिए ध्यान दीजिए, प्रोप्राइटर और ओनर, प्रोप्राइटर का तो बिजनेस ही है, उसने बिजनेस में अपनी कैपिटल लगाई है और वो प्रॉफिट करने के लिए जो है उस बिजनेस को कर रहा है, तो प्रोप्राइटर को तो सारी इंफॉर्मेशन चाहिए उस बिजनेस के बारे में, क्या हो रहा है, कितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, रोज कितना परचेज हो रहा है, रोज कितनी सेल हो रही है, कितने डेटर्स हैं, कितने क्रेडिटर्स हैं, सारी चीजों की नॉलेज चाहिए प्रोप्राइटर को। एंड सेकेंड इज मैनेजमेंट। एग्जैक्टली ध्यान दीजिएगा, जब जो छोटा बिजनेस होता है उसमें प्रोप्राइटर और मैनेजर जो होता है वो एक ही आदमी होता है। वो एक जो स्टार्ट करता है, भाई छोटा सा बिजनेस है, उसको मैनेज भी कर लेता है। लेकिन आज की डेट में अगर हम लोग देखें तो बहुत बड़े बड़े बिजनेस चल रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनी चल रही हैं, जहाँ पे ओनर और मैनेजमेंट जो होते हैं से एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। ओनर्स कौन होता है, जो शेयर परचेज किया होता है, उस कंपनी के शेयर को जो जिसने परचेज किया है, दैट इज ओनर। और मैनेजर क्या होता है, जो भी डॉक्टर साहब आपकी स्क्रीन जो है डिफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग पर ही अभी तक टिकी हुई है।
स्क्रीन ओके वही सर, है जो डिफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग है, उसके बाद कोई स्क्रीन आया नहीं। नाउ सर इट इज विजिबल और नॉट? यूजर्स यूजर्स ऑफ ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इसका जरा थोड़ा ध्यान देते रहिए। ठीक है सर, अगर स्क्रीन नहीं दिखेगी तो बता दे, क्योंकि मेरे सामने तो स्क्रीन आ रही है। ओके, किसी वजह ठीक से, है, ठीक है, ठीक है नेट आप। स्लो होने की वजह से अगर नहीं आ पाएगी तो आप लोग बता दीजिएगा, स्क्रीन चेंज करेंगे तो हम। ठीक है, ओके। ठीक है। हाँ, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सो इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर। प्रोप्राइटर्स के बारे में हमने बताया है। मैनेजमेंट, तो देखिए आजकल मल्टीनेशनल कंपनीज का जमाना है, जहां पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि जो शेयर परचेज कर रहा है, शेयर होल्डर वो कंपनी का ओनर है, और मैनेजर अलग लोग, जो जो डायरेक्टर्स और मैनेजर जो सेलेक्ट किए जाते हैं, वो कंपनी को मैनेज करने का काम करते हैं। तो जो एग्जैक्टली कंपनी को मैनेज कर रहा है, उसको अकाउंटिंग की जो भी ट्रांजेक्शन बिजनेस में हो रहे हैं, उन सारे ट्रांजेक्शन्स की नॉलेज होना जरूरी है। दैट्स व्हाई अकाउंटिंग हेल्प्स द मैनेजमेंट आल्सो। एंड एम्प्लॉइज आर आल्सो द इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। देखिए इतने सारे जो एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है कि एम्प्लॉइज को उनकी जो भी सैलरी है, फिक्स सैलरी 35,000, 40,000 और 50,000, जो भी जिस लेवल का है वो सैलरी दे दिया गया और काम हो गया। तो एम्प्लॉइज भी इस बात में इंटरेस्टेड होते हैं कि एग्जैक्टली बिजनेस को कितनी प्रॉफिट हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिजनेस को प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो रही है और बिजनेस हम लोग को सैलरी जो है या वर्कर्स लोग को सैलरी बहुत कम दे रहा है। तो एम्प्लॉइज भी अकाउंटिंग की बुक में इंटरेस्टेड होते हैं। सारे एम्प्लॉइज तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो एम्प्लॉइज यूनियन के जो हेड होते हैं, जो लीडर होते हैं, वो अकाउंटिंग की बुक को देख सकते हैं और देख के ये देखेंगे कि सारी चीजें अकाउंटिंग में ठीक से दिखाई जा रही है कि नहीं, और बिजनेस को कितनी प्रॉफिट हो रही है। एंड सम आर एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। External users, first is investor. Investor means we can say shareholders, debenture holders, or any other person. Not here we will include shareholder, debenture holder, and bank etc. who has invested his money in the business. Suppose ये बैंक से हमने लोन लिया या बैंक से लोन की डिमांड कर रहे हैं, तो बैंक को ये देखना होगा कि पास्ट 2 और 3 ईयर ऑफ में बैंक एग्जैक्टली बिजनेस ने कितनी प्रॉफिट अर्न की है, किस रेट से प्रॉफिट अर्न की है। अगर इनको लोन दे देंगे तो इस लोन पे इंटरेस्ट पे करने के काबिल है कि नहीं है ये बिजनेस। और या मान लीजिए डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, तो डिबेंचर पे इंटरेस्ट दिया जाता है। तो डिबेंचर होल्डर डिबेंचर परचेज करने के पहले देखेंगे कि डिबेंचर पे जिस रेट पे प्रॉमिस किया जा रहा है इंटरेस्ट देने के लिए, क्या उससे काफी ज्यादा जो है प्रॉफिट अर्न कर रहा है या नहीं कर पा रहा है ये बिजनेस। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर जिनसे हम लोग उधार माल परचेज करते हैं, एग्जैक्टली बिजनेस में ज्यादातर उधार माल ही परचेज किया जाता है। तो क्रेडिटर क्यों हम लोगों को क्रेडिट पे माल देंगे? क्रेडिट पे माल तभी देंगे जब उनको इस बात का विश्वास रहेगा कि नहीं भाई 1-2 महीने बाद हमें पैसा वापस मिल जाएगा। तो ये कैसे पता चलेगा? उनकी अकाउंटिंग की बुक से, जिस बिजनेस को वो उधार माल सेल कर रहे हैं, उनकी अकाउंटिंग की बुक से इनको पता चलेगा कि इनकी पास्ट जो है पेमेंट हिस्ट्री क्या है, कितने समय, एवरेज कितने समय में ये लोग अपने क्रेडिटर का पेमेंट करते हैं। गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड होती है, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स लेना है। तो गवर्नमेंट टैक्स कैसे गवर्नमेंट को पता चलेगा? जब गवर्नमेंट उस अकाउंट की बुक की ऑडिट करवाएगा और देखेगा कि एग्जैक्टली इसमें जितनी प्रॉफिट दिखाई जा रही है उतनी ही प्रॉफिट है, तो उस प्रॉफिट पे गवर्नमेंट को टैक्स लेना है। तो ज्यादातर बिजनेसमैन क्या करते हैं, आज की डेट में बहुत सारे बिजनेसमैन ये करते हैं कि टैक्स को चोरी करने की कोशिश करते हैं, और गवर्नमेंट ये इंश्योर करने की कोशिश करती है कि सारे ट्रांजेक्शन एज इट इज जो है दिखाए जाए, जिससे कि जितनी प्रॉफिट हो रही है उस पर टैक्स लिया जा सके। कंज्यूमर, कंज्यूमर भी इंटरेस्टेड होता है, लेकिन छोटे छोटे कंज्यूमर तो उतने इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। लेकिन जो ज्यादा इंडस्ट्रियल बायर्स हैं, जो कि लार्ज क्वांटिटी में माल आपसे परचेज कर रहे हैं, वो इंटरेस्टेड होते हैं। अगर उनको दिख रहा है कि भाई एग्जैक्टली आपके बिजनेस कंसर्न को 25% की रेट से प्रॉफिट हो रही है, और वो आपके इंडस्ट्रियल बायर हैं, मतलब वो भी आपसे रॉ मटेरियल, आपसे सामान खरीद के कुछ और सामान बनाएंगे और दूसरे को बेचेंगे। तो फिर वो आपसे बार्गेनिंग कर सकते हैं कि भाई आपको अगर 25% की रेट से प्रॉफिट हो रही है, तो आप हमें इतना महंगा सामान क्यों बेच रहे हैं? अल्टीमेटली हमें भी तो प्रॉफिट अर्न करना है। तो कंज्यूमर भी इंटरेस्टेड होते हैं। रिसर्च स्कॉलर, रिसर्च स्कॉलर भी क्यों, रिसर्च स्कॉलर जो होते हैं वो एग्जैक्टली किसी पर्टिकुलर कंपनी या किसी बैंक या इंश्योरेंस कंपनी पे रिसर्च कर रहे होते हैं, तो उनके लिए भी अकाउंटिंग का डेटा काफी हेल्पफुल होता है रिसर्च करने के लिए। नाउ
I am coming to the next slide, accounting principles, concept and convention. This slide is visible or not? Accounting principle, concept and convention. Is it visible to all of you? Accounting principle, concept and convention. So, yeah, accounting principles, concept, and convention. According to the American Institute of Certified Public Accountants, accounting principle is a general law or rule adopted or professed as a guide to action. अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट क्या कहता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं हमारी अकाउंटिंग को लिखने के लिए एक गाइड का काम करते हैं। जिस तरीके से मान लीजिए कोई वाराणसी को विजिट करने के लिए आता है, घूम तो लेगा वो किसी तरीके से, भाई बहुत सारी चीजों को देख लेगा, लेकिन बहुत सारी चीजें छूट भी जाएंगी देखने से, और सारी चीजों का एग्जैक्टली हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है उसको कुछ पता नहीं चल पाएगा। लेकिन अगर कोई गाइड उसके साथ रहेगा तो वो हर जगह, पहली बात तो कोई चीज कोई जगह छूटने नहीं पाएगी, और दूसरी बात क्या होगी, हर जगह के बारे में उसके हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के बारे में वो गाइड बता सकता है। तो उसी तरीके से अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कंसेप्ट और कन्वेंशन जो है गाइड का काम करते हैं अकाउंट को लिखने के लिए, अकाउंट को समझने के लिए, और अकाउंटिंग से किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन को इंटरप्रीट करने के लिए। just as it is very necessary to have good knowledge of grammar in order to have sufficient control over language। मतलब किसी लैंग्वेज को बोलने के लिए, इंग्लिश को बोलने के लिए इंग्लिश ग्रामर की अच्छी नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है ग्रामर की तो हो सकता है शायद टूटी फूटी इंग्लिश बोल लें, लेकिन लोग मजाक उड़ाएंगे, वो इंग्लिश सही तो रहेगी नहीं। तो उसी तरीके से अगर मान लीजिए अकाउंटिंग लिखना चाहते हैं तो अकाउंटिंग की ग्रामर पता होनी चाहिए, एंड दैट प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस आर द ग्रामर ऑफ अकाउंटिंग। The person who is efficient in the concept and conventions of accounting can write accounting very correctly, and that accounting will be useful for all the users of accounting. The next page is accounting convention. Accounting convention, this page is visible. I think this page is visible. If the page would not be visible, you can say to me. Accounting convention. Accountancy is based on uses, and accounting is based on uses and customs. Sorry, accounting is based on usage and custom. Custom or usage is a practice which is in use since long. मतलब देखिए क्या बोला जा रहा है कि बेस्ड ऑन यूजेस एंड कस्टम, मतलब अकाउंटेंसी जो है कुछ कस्टम है जो लॉन्ग टाइम से चले आ रहे हैं, वैसे ही चले आ रहे हैं, उस पे बेस्ड करती है। जिस तरीके से हम लोगों की लाइफ है, कोई मान लीजिए किसी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, कोई किसी दूसरी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, तो उसके यहाँ कुछ जो कस्टम चला आ रहा है हजारों साल से, वो कस्टम आज भी वैसे ही चल रहा है, और तो उस पे हम लोग कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे से बोला जा रहा है कि आपको एल्डर्स के जो हैं वो फीट को टच करना है, या फिर मंदिर में जाके भगवान का दर्शन करना है, तो उसमें कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है कि क्यों दर्शन करना है या एल्डर्स के फीट को क्यों टच करना है। तो टोटल 4 कन्वेंशंस हैं। कन्वेंशंस पे हम लोग कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि लॉन्ग टाइम से वैसा ही, जब से अकाउंटिंग स्टार्ट हुई है तब से ऐसा ही चला आ रहा है। और एग्जैक्टली जो कन्वेंशंस हैं इनको हम लोग अपनी पर्सनल लाइफ से भी मैच करके देख सकते हैं कि पर्सनल लाइफ पे भी यही कन्वेंशंस अप्लाई होती हैं। पर्सनल लाइफ भी हमारी इन्हीं कन्वेंशंस की वजह से चल रही है। तो क्या क्या कन्वेंशन है, एग्जैक्टली देयर आर 4 कन्वेंशंस एंड वी सी वन बाय वन। ये द नेक्स्ट पेज, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशन। I think this page is visible to all of you. First is conservatism, second is disclosure, third consistency, and fourth is materiality. तो यहाँ पे 4 कन्वेंशन हम लोग देखेंगे। The very first convention is conservatism. N लिखा है, सॉरी यहाँ पे M होगा, conservatism.
प्रोवाइड फॉर फ्यूचर लॉसेस बट एंटिसिपेट नो प्रॉफिट। कंजर्वेटिज्म क्या कह रहा है, फ्यूचर में जो भी लॉस एक्सपेक्टेड है या जो भी लॉस एक्सपेक्टेड है उसके लिए पहले से प्रोविजन कर लेना है। मान लीजिए कि हमारे डेटर हैं 10,000 के और टोटल सारे डेटर्स मिला के 10,000 के, उसमें से लग रहा है कुछ डेटर्स पैसा ना दे शायद, तो 2-4-5% पहले से ही प्रोविजन करके रखना है कि 2-4-5% पैसा तो डूब ही जाएगा। या जब हम डेटर्स से पैसा मांगते हैं तो वो लोग डिस्काउंट मांगने लगते हैं कि ठीक है चलिए आपका ये जो है टोटल 5,100 रुपया हो रहा है, 5,000 रुपया लीजिए और मेरा हिसाब खत्म कर दीजिए। तब 100 रुपया उसको डिस्काउंट देना ही पड़ेगा, मांग रहा है तो कहने का मतलब है कि डेटर का कल्चर है, वो डिस्काउंट मांगता है तो डिस्काउंट के लिए भी पहले से प्रोविजन कर लेंगे। अब जो मशीनरी यूज कर रहे हैं, पता है कि 10 साल ये मशीन चलेगी, 10 साल के बाद नई मशीन परचेज करना पड़ेगा, तो एग्जैक्टली क्या 10 साल के बाद फिर से एक साथ 1 लाख रुपए कहाँ से हमारे पास आएगा। तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन हर साल 10% 10% 10% प्रोवाइड कर लेते हैं कि 10 साल बाद जब हमारी मशीन खराब हो जाए तो हमारे पास मशीन के लिए सफिशियंट फंड रहे कि कहीं से उधार ना लेना पड़े, हमारे बिजनेस में ही इतना पैसा इकट्ठा रहे कि हम मशीन परचेज कर सकें। तो प्रोवाइड फॉर फ्यूचर लॉसेस एंड मतलब एग्जैक्टली वी आर मेकिंग प्रोविजंस एंड आल्सो वी आर मेकिंग रिजर्व्स। रिजर्व्स क्या होता है, सेविंग होती है। मतलब बिजनेस जहां पे चल रहा है वहीं पे तो बिजनेस को चलाना नहीं है, बिजनेस को बढ़ाना है। में हमारी मान के चलते हैं कि एक ब्रांच है तो एक ब्रांच से 2 ब्रांच 3 ब्रांच करना है, और उसके बाद मान लीजिए अगर 3-4 प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो प्रोडक्ट को भी बढ़ाना है, हमारी प्रोडक्ट लाइन जो है उसको बढ़ाना है। तो उसको बढ़ाने के लिए और पैसा चाहिए तो रिजर्व बनाते हैं, फ्यूचर की नीड को पूरा करने के लिए हम लोग प्रोविजन और रिजर्व बनाते हैं। बट एंटिसिपेट नो प्रॉफिट। देखिए लॉसेस के लिए तो हम लोग प्रोविजन और रिजर्व ये सब कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट को तब तक नहीं लिख सकते हैं बुक में जब तक कि वास्तव में प्रॉफिट हो ना जाए। जब प्रॉफिट हो जाएगी तभी उसको हम लोग अकाउंटिंग की बुक में लिखेंगे, और प्रॉफिट होने के पहले हम लोग प्रॉफिट को एज्यूम नहीं करेंगे। अब सपोज कीजिए कि बिल्डिंग है हमारी जिसको कि 10 लाख में हमने परचेज किया था, 10 साल बिजनेस करते हुए हो गया, पता है कि मार्केट में अब ऐसी बिल्डिंग 50 लाख से कम में मिलेगी नहीं, तो क्या हम लोग उस बिल्डिंग को बुक में 50 लाख की दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते हैं। बिल्डिंग को 50 लाख की नहीं दिखा सकते हैं, 10 लाख में परचेज किया गया था तो 10 लाख में ही जो है हम लोग अकाउंटिंग की बुक में दिखाएंगे। और नेक्स्ट इज, अच्छा, कंजर्वेटिज्म की जब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर इसको अपनी पर्सनल लाइफ से हम लोग मैच करने की कोशिश करें तो पर्सनल लाइफ में भी तो यही होता है ना कि एग्जैक्टली जो इनकम हमारे पास आती है उसका 30-35% हम लोग अपनी फ्यूचर कंटीजेंसी के लिए और अपनी फ्यूचर पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बचा लेते हैं, और बाकी की इनकम को अपनी नीड और वांट्स को सेटिस्फाई करने पे एक्सपेंड कर देते हैं। अब आजकल की के यंगस्टर्स को अगर देखा जाए तो एग्जैक्टली वो लोग क्या कर रहे हैं, अगर उनकी इनकम 50,000 रुपीज है तो इस एंटिसिपेशन में कि भाई नेक्स्ट मंथ में तो पैसा मिलेगा ही, ईएमआई पे परचेज कर ले रहे हैं, मोबाइल परचेज कर ले रहे हैं या कोई दूसरी चीज परचेज कर ले रहे हैं कि चलो नेक्स्ट मंथ की इनकम में से वो कट जाएगा। ये कोई प्रूडेंस तो है नहीं इसमें। तो कहने का मतलब एग्जैक्टली आप अपनी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको स्ट्रॉन्ग नहीं कर पा रहे। स्ट्रॉन्ग करना है तो जितनी आपकी इनकम है उसका कुछ परसेंट सेव करना पड़ेगा, और फ्यूचर की प्रॉफिट के आश्रय या फ्यूचर की इनकम को के भरोसे कोई चीज हम लोग परचेज नहीं कर सकते। डिस्क्लोजर, सेकेंड कन्वेंशन इज डिस्क्लोजर। डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। देखिए यहाँ पे यही बोला जा रहा है, डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। मतलब बिजनेस में जो जितना ट्रांजेक्शन हुआ है, जैसे हुआ है, एज इट इज सारा ट्रांजेक्शन बिजनेस की बुक में, अकाउंट की बुक में दिखा देना है। कुछ भी हाइड नहीं करना है, कुछ भी कॉन्सील नहीं करना है, कोई मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं करना है, कोई फ्रॉड नहीं करना है। मतलब जैसे सारा ट्रांजेक्शन हुआ है वैसे ही दिखा देना है। अगर वैसे नहीं करेंगे तो कोई भी हमारे अकाउंटिंग की बुक पे या हमारे बिजनेस पे रिलाई नहीं करेगा। उसको लगेगा कि इनकी बुक देखने से तो कोई फायदा ही नहीं है, बुक में कुछ और रहता है और एक्चुअली ये लोग कुछ और करते हैं। अगर पर्सनल लाइफ की भी बात की यार, पर्सनल लाइफ में भी यही होता है कि अगर जैसे हम लोग हैं जो सोच रहे हैं
वो नहीं बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, तो धीरे धीरे सभी का विश्वास हमारे ऊपर से खत्म हो जाता है। कोई भी हमारे ऊपर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी से फ्रेंडशिप करनी है, तो फ्रेंडशिप करने का सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि भाई आप जो भी सोच रहे हो, जो भी आपके हार्ट में है, सारी चीज़ों को डिस्क्लोज कर दो। बिजनेस भी तो यही कह रहा है कि जो भी ट्रांजेक्शन जैसा हुआ है वैसा आप अकाउंटिंग की बुक में डिस्क्लोज कर दो। द थर्ड कन्वेंशन इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मीन्स कंटिन्यूएंस ऑफ अकाउंटिंग practices regularly. Means exactly, consistency says that we cannot frequently change the method used in accounting. अकाउंटिंग में जिस मेथड का सिलेक्शन कर लिया गया है, पहली बार ही सेलेक्ट करते समय काफी सोच समझ के सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं करेंगे। मतलब मान लीजिए कि अगर डिप्रिसिएशन है, डिप्रिसिएशन के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज किया जा रहा है, तो लॉन्ग टाइम तक हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड का ही यूज करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज किए, फिर 2 साल बाद रिटर्न डाउन मेथड का यूज कर रहे हैं, फिर 1-2 साल बाद स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज कर रहे हैं। तो ये करने से रोका जा रहा है। बोला जा रहा है कि अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज कर रहे हो, तो रेगुलरली आपको हर साल स्ट्रेट लाइन मेथड का ही यूज करना पड़ेगा। बट एक चीज और बोल दिया, यू कैन नॉट फ्रिक्वेंट चेंज द मेथड। फ्रिक्वेंट चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये मना नहीं किया गया है कि आप कभी चेंज नहीं कर सकते हो। हाँ, कभी 7 साल 8 साल बाद या लंबे समय के बाद आपको लगा कि नहीं, अब इस मेथड के की जगह दूसरा मेथड जो है उस पर शिफ्ट हो जाते हैं, तो हमारा जो अकाउंट हमारी जो अकाउंटिंग है, हमारे ट्रांजेक्शन्स को और अच्छी तरीके से डिस्क्लोज कर सकती है। तो उसके रीजन को बताते हुए, उस मान लीजिए 8वें साल में चेंज कर रहे हैं, तो उस 8th ईयर में उस रीजन को बताते हुए क्यों चेंज कर रहे हैं, उसका क्या फायदा होगा, और परमानेंटली हम लोग सेकेंड मेथड पे, रिटर्न डाउन मेथड पे शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर एक बार शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर लॉन्ग टाइम तक उसी को यूज करना पड़ेगा। इसका क्या फायदा होता है कि हम लोग अपने पास्ट ईयर्स के पास्ट ईयर की अकाउंटिंग को करंट ईयर की अकाउंटिंग से टैली करके देख सकते हैं, कंपेयर करके देख सकते हैं कि पास्ट ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में हमारी परफॉर्मेंस क्या है। या किसी दूसरे बिजनेस के साथ भी अपने बिजनेस को कंपेयर करके देख सकते हैं कि उस बिजनेस के कंपैरिजन में हमारी बिजनेस की पोजीशन क्या है। और अगर अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखा जाए, तो जो कंसिस्टेंट नहीं है, कभी कुछ कर रहा है, आज की डेट में उसको लग रहा है कि सीए करना है, कल उसको लग रहा है कि एमबीए करना है, परसों उसको एलएलबी करना है, तो लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इज materiality. The fourth convention and the last convention is materiality. All material facts are recorded. All material facts are recorded, and all immaterial facts are either mixed with material fact, or we can left those immaterial facts. मतलब क्या हुआ, जो मेटेरियल फैक्ट्स है उनको ही दिखाना है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग बैलेंस शीट का एग्जांपल ले रहे हैं। बैलेंस शीट में एसेट साइड में मशीनरी, लैंड, फर्नीचर, कैश, बैंक बैलेंस, बिल्डिंग, ये सारी चीज़ों को दिखा रहे हैं। अब उसके साथ साथ भाई बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी तो हैं, कुछ हमारे पास फर्नीचर बनाने वाली कील रखी हुई है, कुछ फेविकॉल रखा हुआ है, कुछ माइका रखा हुआ है, वो सभी तो हमारी एसेट्स ही है भाई, पैसा लगा के खरीदा गया है। तो उसको भी अगर मान लीजिए हम लोग अलग से दिखा देंगे, तो हमारी बैलेंस शीट बहुत रफ और गंदी लगने लगेगी। उसमें फिर कोई भी काम की चीज खोजना चाहेंगे, तो बेकाम की चीज इतनी सारी हो जाएगी, उसके बीच में से काम की चीज ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या कहा जा रहा है कि आप जो इमेटेरियल फैक्ट्स है उसको मिलते जुलते मटेरियल फैक्ट के साथ मिक्स कर दीजिए। मतलब अगर फर्नीचर जहाँ पे लिख रहे हैं, फर्नीचर के साथ ही आप जो भी उससे रिलेटेड मटेरियल रखा है, फेविकॉल रखा है, माइका रखा है, कील रखा है, उसको उसी के साथ मिक्स कर दीजिए और फर्नीचर के नाम से दिखा दीजिए। तो एग्जैक्टली दिस आर 4 कन्वेंशंस ऑफ अकाउंटिंग: कंजर्वेटिज्म, डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी एंड मटेरियलिटी। एंड एवरी अकाउंटेंट शुड फॉलो दिस 4 कन्वेंशंस ऑफ अकाउंटिंग इफ he want his accounting record to be healthy and useful for all internal and external users of accounting. These are convention, and after that we we will study the concept of accounting concepts. I think this page is also visible to all of you. Accounting concepts are fundamental principles and assumptions that guide accounting practices. यहाँ पे यही बोला गया है कि जो अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स हैं
वो क्या कर रहे हैं, अकाउंटेंट को गाइड कर रहे हैं कि अलग अलग ट्रांजेक्शन्स को आपको कैसे दिखाना है बुक में, किस ट्रांजेक्शन को आपको अकाउंटिंग की बुक में दिखाना है और कौन से ट्रांजेक्शन को आप अकाउंटिंग की बुक में नहीं दिखा सकते हो, कौन सा ट्रांजेक्शन कितने फिगर पे दिखाना है, कितने रुपए पे दिखाना है, ये सारी बातें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में बताई गई हैं। एग्जैक्टली देयर आर 11 और 12 कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, वी विल स्टडी दी concept one by one. Accounting concept, this is accounting concept, and on the very first page there is four concept: period concept, dual concept, money measurement concept, and realization concept. I think this page is also visible to all of you. This page is visible or not? दिखाई पड़ रहा है। Okay, very good. हाँ, पीरियड कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, अकाउंटिंग life divided into financial year. Period concept says that accounting life divided into financial year. यहाँ पे देखिए हम लोग को पहले समझना पड़ेगा पीरियड कंसेप्ट। अब यहाँ पे सपोज ये कोई हम लोग बीकॉम का कोर्स कर रहे हैं, 3 साल का हमारा कोर्स है, 6 सेमेस्टर में डिवाइडेड है। एक सेमेस्टर का एग्जाम हम लोगों ने दे दिया। एक सेमेस्टर का एग्जाम देने के बाद 2-3 महीने बाद या 2 महीने बाद सर से पूछ रहे हैं, सर रिजल्ट कब आएगा? सर क्या बोल रहे हैं कि भाई अभी तो 3 साल का बीकॉम है यार, बैठो आराम से, रिजल्ट की क्या जरूरत है, 3 साल तक के बाद तो तुम्हें रिजल्ट मिल ही जाएगा। तो सोचिए क्या आपको अच्छा लगेगा कि एक सेमेस्टर का एग्जाम दे दिया और आप 3 साल तक रिजल्ट का वेट करेंगे? कोई भी वेट नहीं कर पाएगा 3 साल तक। और उसी तरीके से बिजनेस की बात की जाए तो बिजनेस क्या होता है, बिजनेस तो भाई अल्टीमेट लॉन्ग टाइम तक पता नहीं वो कब तक चलता रहेगा वो बिजनेस। तो बिजनेस से प्रॉफिट हो रही है या लॉस हो रही है, इसके लिए क्या हम उस टाइम का वेट करेंगे जबकि वो बिजनेस बंद किया जाएगा? ऐसा तो कर नहीं सकते हैं। बिजनेसमैन को हर एक निश्चित इंटरवल पे ये पता करना है कि उसको प्रॉफिट हो रही है या लॉस हो रहा है। दैट्स वाई बिजनेस लाइफ इज डिवाइडेड into financial year, and that financial year starts on 1st April and ends on 31st March. Suppose अगर if we talk about the year 2025, तो the financial year of 2005 starts on 1st April and it will end on 31st March 2026. तो 1st अप्रैल को स्टार्ट होता है एंड 31st मार्च को जो है वो एंड हो जाता है। और इसी एक साल का हम लोग देखते हैं कि इस एक साल में जो एफर्ट किए हैं उससे क्या अकॉम्प्लिशमेंट मिला है, या इस साल में जितना एक्सपेंसेस किए हैं और उससे हमें कितनी प्रॉफिट हुई है। तो एक साल की प्रॉफिट अकाउंट को जानने के लिए हम लोग अपनी बिजनेस की लाइफ को 1st अप्रैल टू 31st मार्च में डिवाइड कर देते हैं। सेकेंड इज ड्यूअल कंसेप्ट। Dual concept, both aspect of transactions to be recorded. Dual concept is also known as dual entry concept. हम लोग को ये तो पता ही है, कुछ लेने के लिए कुछ देना पड़ता है, जब तक कुछ देंगे नहीं तब तक कुछ मिलेगा नहीं। That's why every transaction has two aspect. One aspect is debit and the other aspect is credit. अगर सपोज कि ये मशीन परचेज कर रहे हैं तो क्या होगा कि मशीन तो हमारे पास आएगी लेकिन कैश हमारे पास से चला जाएगा। That's why machine account is debit and cash account is credit. So the one aspect of transaction is debit and the other aspect of that transaction is credit. And due to this concept only, due to the concept dual aspect concept, our balance sheet tally, हमारे बैलेंस शीट का एसेट्स और लायबिलिटी साइड हमेशा बराबर होता है, इक्वल होता है। किसकी वजह से इक्वल होता है? इस ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट की वजह से ही इक्वल हो पाता है। थर्ड कंसेप्ट, money measurement concept. Transaction and events to be expressed in monetary terms. Money measurement concept says that we can write the transaction which can be measured in terms of money only. Means we cannot write the transaction that can be measured in terms of money. अकाउंटिंग की बुक में कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हम लोग नहीं लिख सकते हैं जिसको मॉनेटरी टर्म में मेजर ना किया जा सके। अब सपोज कीजिए कि कुर्सी है, टेबल है, जो भी है, तो उसको देख लेते हैं कि एग्जैक्टली उसकी मार्केट में वैल्यू क्या है और उसको जितने में परचेज किया गया है
उस मनी टर्म में हम लोग दिखा देते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी इवेंट होते हैं जो कि एग्जैक्टली बिजनेस की फाइनेंशियल लाइफ पे इम्पैक्ट बिजनेस की फाइनेंशियल लाइफ पे इम्पैक्ट डालते हैं, लेकिन मॉनेटरी टर्म में उसका मेजरमेंट पॉसिबल नहीं होता है। मॉनेटरी टर्म में मेजरमेंट पॉसिबल नहीं होता। ऐसे उसका एग्जांपल क्या हो सकता है? मान लीजिए कोई मैनेजर है जो हमारे बिजनेस को 1 मिनट सुनो जी, उसको बंद करो, आवाज आ रही है। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट टू बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब जो मान लिया हमारा कोई मैनेजर है जो कि काफ़ी एफिशिएंट मैनेजर है और उसी की वजह से हमारे बिजनेस को अच्छी खासी प्रॉफिट होती है, और अगर सडन उस मैनेजर की डेथ हो जाती है तो क्या होगा कि वो जो प्रॉफिट हो रही थी उसी मैनेजर की वजह से तो प्रॉफिट हो रही थी, अब तो उस मैनेजर की डेथ हो गई, अब वो प्रॉफिट कहाँ से आएगी? उसी की स्किल की वजह से प्रॉफिट हो रही थी। तो फिर भी लेकिन चूंकि उसकी लाइफ को हम लोग मनी में मेजर नहीं कर सकते हैं, तो इस इवेंट को अकाउंटिंग की बुक में नहीं दिखाया जा सकता। वही ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग की बुक में दिखा सकते हैं जिसको कि मनी टर्म में मेजर किया जा सकता है। द नेक्स्ट कंसेप्ट इज रियलाइजेशन कंसेप्ट, रियलाइजेशन ऑफ सेल प्रोसीड, रियलाइजेशन ऑफ सेल्स प्रोसीड। मतलब देखिए, ध्यान दीजिएगा, अकाउंटिंग में या अकाउंटिंग की बुक में हम लोग प्रॉफिट को तभी शो कर सकते हैं जबकि गुड्स को सेल करके प्रॉफिट अर्न कर लिया गया। गुड्स को सेल करने से दो में से एक चीज मिलती है, या तो कैश मिलता है या डेटर मिलते हैं। या तो कैश मिलेगा, गुड्स को सेल करेंगे तो कैश मिल जाएगा, कैश अगर नहीं मिलेगा तो डेटर मतलब देनदार मिलेंगे जो बोलेंगे कि हम आपको 15-20 दिन बाद या 25 दिन बाद पैसा दे देंगे। तो मतलब खाली गुड्स को अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या गुड्स को कहीं से परचेज कर रहे हैं तो उससे जो है कोई प्रॉफिट नहीं होती है जब तक कि अल्टीमेट रियलाइजेशन ना हो जाए। और रियलाइजेशन कैसे होगा? गुड्स को सेल करके होगा। गुड्स को सेल करके या तो हमको कैश क्रिएट करना है या फिर डेटर क्रिएट करना है। नेक्स्ट पेज सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। separate entity concept, distinction between owner and business entity means separate entity concept says that business and businessman are टू सेपरेट एंटिटी। बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। ये कभी भी नहीं सोचना है, अगर आपका अपना मतलब बिजनेस भी है तब भी आपको ये नहीं सोचना है कि भाई हम लोग एक ही हैं। बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। इसी वजह से अगर बिजनेसमैन बिजनेस को जो पैसा देता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, दैट मनी इज नोन एज कैपिटल। सपोज बिजनेसमैन इज गिविंग 10 लाख रुपीज टू द बिजनेस फॉर स्टार्टिंग द बिजनेस, सो दैट मनी इज नोन एज कैपिटल। और अगर बिजनेसमैन बिजनेस में से कुछ पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल के ले जाता है तो दैट मनी इज नोन एज ड्राइंग। बिजनेस को पैसा जब दे रहा है दैट इज कैपिटल, बिजनेस में से पैसा निकाल के पर्सनल यूज के लिए ले जा रहा है दैट इज ड्राइंग। एंड और ये क्यों है? इसी की वजह से है, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट की वजह से, क्योंकि दोनों सेपरेट है, बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। नेक्स्ट कंसेप्ट इज कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट, कंसिडरेशन ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। कॉस्ट कंसेप्ट सेज that we can write fixed assets. There are two type of assets in the books of accounting: fixed assets and current assets. So we can show fixed assets in the books of accounting at its historical cost less depreciation. Historical cost का मतलब क्या हुआ? उस कॉस्ट पे, जिस कॉस्ट पे उसको परचेज किया गया। मान लीजिए कि फर्नीचर है जिसको हमने 10,000 में परचेज किया तो 10,000 पे दिखा सकते हैं। और अगर मान के जब यूज कर रहे हैं, 1 साल फर्नीचर को यूज कर लिए तो थोड़ा सा फर्नीचर घिस गया है तो उस पर 5 या 10% या 15% डिप्रिसिएशन लग गया है। तो मान लीजिए 10% डिप्रिसिएशन, तो क्या हो रहा है एग्जैक्टली कि अब वो फर्नीचर कॉस्ट 10,000 थी, 1,000 डिप्रिसिएशन, 9,000 पे हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाएंगे। बिल्डिंग जो 10 लाख की बिल्डिंग है हमारी,
उस पे जो डिप्रिसिएशन कट करने के बाद जो अमाउंट आएगा, उसी अमाउंट पे हम लोग बिल्डिंग को दिखाएंगे। कॉस्ट कंसेप्ट ये बोलता है। कॉस्ट कंसेप्ट जो बना है ये फिक्स एसेट्स के लिए बना है। फिक्स एसेट्स और करेंट एसेट्स पे ये अप्लाई नहीं होता है। करेंट एसेट्स के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तब देखेंगे कि उस पर क्या अप्लाई होता है। फिक्स एसेट्स में क्या क्या आ जाएगी, बिल्डिंग आ जाएगी, मशीनरी आ जाएगी, लैंड आ जाएगा, फर्नीचर आ जाएगा, जो कि एक बार परचेज करने पे लंबे समय तक हमारे काम आता है। Next is going concern concept. Going concern concept, indefinite life period of business. Going concern concept says that accountant will always assume that the life of business is very long. मतलब बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा। इवन अगर अकाउंटेंट को ये पता चल जाता है कि नहीं अब तो एक दो महीने में बिजनेस बंद होने वाला है, लेकिन फिर भी अकाउंटेंट ये मान के ही सारी एंट्री अकाउंट की बुक में करेगा कि ये बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा। इवन लास्ट एंट्री, उस बिजनेस की जो लास्ट एंट्री है बंद होने के पहले वाली एंट्री, बिजनेस बंद होने के पहले वाली एंट्री भी अकाउंटेंट यही मान के करेगा कि बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा। इस कॉन्सेप्ट का क्या इंपॉर्टेंस है एग्जैक्टली देखिए, एक तो ये हो गया कि भाई बिजनेस ठीक है चलिए इस समय बंद हो गया, मान लीजिए कि कोरोना वाला टाइम आ गया, उस समय के लॉस को बियर नहीं कर पाया बिजनेसमैन और वो बिजनेस बंद होने की कगार पे आ गया और बंद हो गया। तो ये तो हो सकता है ना कि भाई कभी 2-3 साल बाद या 4 साल बाद लगे कि नहीं चलो वो बिजनेस तो प्रॉफिट दे रहा था, तो कोरोना खत्म भी हो गया तो फिर से स्टार्ट किया जाए। तो लास्ट तक की क्या वो जो पोजीशन थी वो उस अकाउंटिंग की बुक से पता चल सकती है बिजनेसमैन को देखने से कि लास्ट में उस बिजनेस की क्या पोजीशन थी, किस तरीके से वो बिजनेस धीरे धीरे डाउनफॉल की तरफ गया था, ये देख सकता है। और दूसरी बात क्या है कि लास्ट डेट तक जो अर्निंग हुई है उस पर गवर्नमेंट को टैक्स तो लेना ही है ना। और अब एक दो महीने पहले आपको पता चल गया बिजनेस बंद होने वाला है, अब आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो कुछ लिखने में, अकाउंट लिखने में, तो गवर्नमेंट को आप बिजनेस चाहे स्टार्ट रखो या बंद करो, गवर्नमेंट को तो टैक्स लेना ही है ना। तो लास्ट डेट तक जो रिवेन्यू आई है उस पर गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए। तो एग्जैक्टली लास्ट डेट तक का अकाउंट मेंटेन रहेगा तभी तो गवर्नमेंट सही टैक्स कैलकुलेट कर पाएगी। अकाउंट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अकाउंटिंग इक्विवेलेंस। अकाउंटिंग इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट, एसेट्स इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटी। एसेट्स इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटी। तो यहाँ पे हम लोग इसको टू पार्ट में देखेंगे। सबसे पहले देखना है एसेट्स इक्वल टू इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है कैपिटल। मतलब देखिए एसेट्स हम लोग कहाँ से खरीदते हैं, बिजनेस में जो कैपिटल लगाते हैं उसी से तो एसेट्स परचेज करते हैं। बिजनेस में बिजनेसमैन ने 10 लाख रुपए लगाया तो 10 लाख रुपए में से उसने 5 लाख की बिल्डिंग खरीदी, 2 लाख की मशीन खरीदी, 2 लाख का फर्नीचर खरीदा और 1 लाख रुपए उसके पास कैश पड़ा हुआ है। मतलब टोटल एसेट्स उसकी कितनी हुई, जितनी की उसने कैपिटल लगाई थी। इसलिए क्या कहा जाता है, एसेट्स इक्वल टू इक्विटी, और वी कैन से एसेट्स इक्वल टू कैपिटल। बट अगर आज की डेट में देखें तो बिजनेस खाली अपने पैसे पे तो चलता नहीं है, हम लोग बाहर से भी लोन लेते हैं, आउटसाइडर से लोन लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं बिजनेस को करने के लिए। तो अब ये कॉन्सेप्ट आगे जाके एक्सटेंड हो गया, एसेट्स इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटी। 10 लाख रुपीज बिजनेसमैन ने अपना लगाया है, 10 लाख रुपीज बैंक से लोन लिया गया है, तो टोटल 20 लाख रुपीज है। तो सारी एसेट जो परचेज की जाएगी अब उस 20 लाख रुपए से परचेज की जाएगी। तो जो 20 लाख रुपीज के इक्वल हमारी जो सारी इक्विटी है और लाइबिलिटीज है, 10 लाख रुपीज इक्विटी एंड 10 लाख रुपीज लाइबिलिटी। सो द वैल्यू ऑफ आवर ऑल एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू 20 लाख रुपीज। That's why accounting equivalence concept says that assets must be equal to equity plus liability. The next concept is verifiable objective evidence concept. Verifiable objective evidence concept. I think this page is visible. Verifiable objective evidence concept. Verifiable objective evidence concept, verification with voucher and documents. Accountant can write only that entry in the books of account for which some voucher, some slips, or some document is available. If there is no document available
for any transaction, that transaction cannot be written in the books of account. मतलब क्या है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन तो हुआ है, उसके लिए कोई वाउचर नहीं है, कोई स्लिप नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उसको अकाउंटिंग की बुक में नहीं लिखा जा सकता। क्योंकि जब ऑडिटर आएगा, वो ऑडिट करेगा तो मांगेगा कि ये ट्रांजेक्शन जो हुआ है, इसका इसकी रसीद दिखाइए या इसका जो है वाउचर दिखाइए, वो कहाँ है। इवन चाय, मान लीजिए बिजनेस में क्या होता है, दिन भर चाय आती है, मान लीजिए सपोज के दिन भर में 200 रुपए की चाय आ रही है, तो चाय वाले से नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग कि भाई उनसे भी जो भी उसके पास रसीद या जो भी जिस पेज पे वो लोगों को लिख के देता है, उस पेज पे ही उसके जो है उससे चाय वाले की राइटिंग में लिखवा के एक बिल बनवा लेते हैं कि 200 रुपए की चाय आई है वहां से, तभी हम लोग उसको अकाउंटिंग की बुक में लिख सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कैपिटल कंसेप्ट। कैपिटल कंसेप्ट क्या बोलता है? अर्निंग कैपेसिटी। कैपिटल कंसेप्ट सेज दैट in the books of accounting, capital, we can write capital and profit separately. सपोज 10 लाख रुपीज कैपिटल है और एक साल में 1 लाख रुपए बिजनेस को प्रॉफिट हुई, तो एग्जैक्टली बिजनेसमैन की कैपिटल तो अब 11 लाख रुपीज हो गई है। लेकिन अगर सेपरेट दिखाते हैं कि कैपिटल हमेशा 10 लाख ही दिखाएंगे, 1 लाख रुपए प्रॉफिट हो गई तो 1 लाख रुपए उसके नीचे अलग से प्रॉफिट दिखा देंगे। और उसके बाद फिर सेकेंड ईयर में फिर मान लीजिए 1,50,000 प्रॉफिट हो गई, तो अब कैपिटल 10 लाख दिख रही है, 1 लाख प्लस 1,50,000 2,50,000 प्रॉफिट दिख रही है। तो इसको अलग से दिखाने से क्या होता है कि बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी जो है वो पता चलती है कि हर साल बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी क्या थी, किस रेट से बिजनेस जो है प्रॉफिट अर्न कर रहा था। नेक्स्ट कंसेप्ट इज मैचिंग कंसेप्ट। मैच रिवेन्यू विथ एक्सपेंसेस। Matching concept, match revenue with expenses. This concept is also known as the concept of efforts and accomplishment. Concepts of matching the efforts and accomplishment. आज तक कल हम लोग ज़्यादातर लोगों को क्या कहते हुए सुनते हैं कि हम लोग मेहनत तो इतना करते हैं लेकिन कुछ भी मिलता नहीं है, बहुत कम मिलता है। जितनी मेहनत करते हैं उतना मिलता नहीं है। इसका मतलब मन क्या रहता है कि कम से कम भाई जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना तो मिल जाए। तो जित यहाँ पे क्या है, बिजनेसमैन भाई जितनी मेहनत कर रहा है उसका रिजल्ट कम से कम उससे ज़्यादा ना मिले तो उतना तो मिल जाए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जितना एक्सपेंसेस कर रहे हैं रेवेन्यू कम से कम उतनी तो होनी ही चाहिए। मान लीजिए टोटल एक साल का एक्सपेंसेस आपका 5 लाख रुपीज़ था और रेवेन्यू भी 5 लाख रुपीज़ है, तो ठीक है चलिए, नो प्रॉफिट नो लॉस, प्रॉफिट भी नहीं हुई लॉस भी नहीं हुआ। लेकिन एग्जैक्टली अगर आपकी एक्सपेंसेस 5 लाख रुपीज़ है और आपका रेवेन्यू 6 लाख रुपीज़ है तो 1 लाख रुपीज़ की प्रॉफिट हो गई। और अगर मान लीजिए आपका एक्सपेंसेस 5 लाख रुपीज़ है और रेवेन्यू 4 लाख रुपीज़ है तो 1 लाख रुपीज़ का लॉस हो गया। तो मतलब मैचिंग कॉन्सेप्ट में हम लोग मैच करके देखते हैं उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का सारा एक्सपेंसेस और उसी पर्टिकुलर उसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के सारे रेवेन्यू को मैच करके देखते हैं कि क्या हो रहा है, एक्सपेंसेस ज़्यादा है या रेवेन्यू ज़्यादा है। अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो लॉस होगा, रेवेन्यू ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगी। Last concept is accrual concept. Accrual concept, recording transaction at the time of accrual, whether cash or credit transaction. Accrual concept says that the transaction of that particular financial year will be shown in that same year, whether that is paid or not, whether that is received or not। अब इसको हम लोग कैसे देखेंगे, मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि इंटरेस्ट जो आप 31 मार्च को अपनी बैलेंस शीट बना रहे हैं, फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, और बैंक में एग्जैक्टली जो आपका बैंक में जो आपका पैसा डिपॉजिट है, बैंक क्या कर रही है, 1 अप्रैल को इंटरेस्ट क्रेडिट करती है। लास्ट वाले क्वार्टर का फर्स्ट 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक का इंटरेस्ट कब क्रेडिट करने का रूल है उस बैंक का, 1 अप्रैल को क्रेडिट कर रही है। लेकिन एग्जैक्टली आप तो अपनी बुक जो है 31 मार्च को ही क्लोज कर रहे हैं और वो इंटरेस्ट तो आप 3 महीने का अर्न कर चुके हैं, भले ही बैंक पासबुक में क्रेडिट किए या नहीं किए, आपको उसी साल का अर्न किया वो इंटरेस्ट है, तो उसी ईयर की बुक में आपको दिखाना पड़ेगा। उसी तरीके से किसी वर्कर से आपने काम तो ले लिया लेकिन उससे बोल दिया कि भाई पैसा 15 दिन बाद देंगे, भाई काम तो आपने इसी फाइनेंशियल ईयर में लिया है ना, तो आपको इसी फाइनेंशियल ईयर में आउटस्टैंडिंग वेजेस या आउटस्टैंडिंग सैलरी करके इसी फाइनेंशियल ईयर में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो इसी फाइनेंशियल ईयर का एक्सपेंसेस है।
एडवांस कमीशन। अब मान लीजिए कि आपको किसी काम को करने के लिए एडवांस कमीशन मिल गया है, लेकिन वो काम आप नेक्स्ट ईयर में करने वाले हैं। तो जब काम आप नेक्स्ट ईयर में करने वाले हैं, तो कमीशन भी तो आपका नेक्स्ट ईयर का हुआ ना, लेकिन मिल तो गया है आपको अभी। लेकिन फिर अभी आपको मिल गया, तो क्या आप उसको अभी ही इसी साल की अकाउंटिंग की बुक में दिखा लेंगे? इसी साल की अकाउंटिंग की बुक में नहीं दिखा पाएंगे। वो वाला कमीशन आपको आपको मान लीजिए टोटल 10,000 कमीशन मिला है, जिसमें से 2,000 का काम आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में करेंगे, तो 2,000 एडवांस कमीशन लिख के आपको माइनस करना पड़ेगा इस फाइनेंशियल ईयर से, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में दिखाना पड़ेगा। एक्रूअल कंसेप्ट यही बोलता है कि इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड जो भी इनकम है और एक्सपेंसेस है, उसको इसी फाइनेंशियल ईयर में दिखाएंगे, और नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड जो है उसको इस ईयर में शो नहीं किया जा सकता है। तो एग्जैक्टली इस क्लास में हम लोगों ने अकाउंटिंग की मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग एंड यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस और अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को डिस्कस किया है। और अगर टाइम हो तो कुछ और पार्ट भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं सर। सो शुड आई कंटिन्यू? My voice is audible or not? Here are some Yes, sir. okay, very good. Here are some basic terms. These are very basic terms and frequently used in accounting. देखिए बीच में क्या लिखा है, गुड्स। गुड्स का मतलब होता है, हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं माल। गुड्स का मतलब माल, मतलब जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं। मान के चलिए अगर हम लोग कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं, तो कपड़ा हमारे लिए क्या हो जाएगा, माल हो जाएगा। अगर हम लोग मान लीजिए कि फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हैं, तो फर्नीचर हमारे लिए क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा। बिजनेस कर रहा है तो मशीनरी उसके लिए क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा। तो जिस भी चीज का बिजनेस कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुड्स बोलेंगे। एंड दैट गुड्स इज क्लासिफाइड इनटू फोर। गुड्स को फोर पार्ट में क्लासिफाई किया गया, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। परचेज सेल, परचेज सेल, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। तो जिस समय हम जिस जिस गुड्स का बिजनेस कर रहे हैं उसको परचेज करेंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, खरीदेंगे जिस समय गुड्स को तो उसको परचेज बोलेंगे। और खरीदने के बाद अगर कुछ हमारे काम का नहीं निकलेगा, उसको रिटर्न करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, परचेज रिटर्न। उसके लिए हम लोग परचेज वर्ड का यूज नहीं करेंगे, परचेज रिटर्न वर्ड का यूज करेंगे। और जब उसी गुड्स को बेचेंगे तो सेल्स वर्ड का यूज करेंगे अकाउंटिंग में। और कोई किसी को जिसको हमने बेचा है, अगर वो माल वापस कर देगा, तो हम लोग सेल्स रिटर्न वर्ड का यूज करेंगे। मतलब है तो ये गुड्स, लेकिन गुड्स को फोर, गुड्स के लिए फोर अलग अलग वर्ड्स दिए हैं, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। इन वर्ड्स का हम लोग अकाउंटिंग में यूज करते हैं। द नेक्स्ट इज स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है और ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? देखिए ईयर के लास्ट में बहुत सारा जो गुड्स होता है वो बिकने से, सेल होने से बच जाता है। सारा माल तो बिक नहीं जाएगा, तो गुड्स जो सेल होने से बच गया है उसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। 31 मार्च को ईयर एंड होता है, और 31 मार्च को जो माल नहीं बिक पाया है उसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक और हिंदी में अंतिम रहतिया कहते हैं। और वही क्लोजिंग स्टॉक मान लीजिए कि 2 लाख रुपीज का है, तो नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग में मतलब 1 अप्रैल को वही क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक के नाम से जाना जाता है, ओपनिंग स्टॉक। एंड डेटर, हियर इज डेटर, क्रेडिटर, एसेट्स, लाइबिलिटी। एसेट्स और लाइबिलिटी को तो हमने देखा ही है। एसेट्स मतलब जो हमारी सारी एसेट्स है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी। लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज का मतलब जो कि पे करना है, जो हमारी जिम्मेदारी है बाहर से। जैसे बिजनेस जो है कैपिटल किससे लिया है, बिजनेसमैन से लिया है, तो बिजनेस जो है वो कैपिटल बिजनेसमैन को रिटर्न करेगा। बिजनेस ने कहीं किसी बैंक से लोन लिया है तो वो उसकी लाइबिलिटी है कि लोन को रीपे करेगा। बिजनेस ने उधार माल परचेज किया है, तो ये बिजनेस की लाइबिलिटी है कि वो उस उधार माल का पेमेंट जो है वो करेगा, क्रेडिटर्स को पेमेंट करेगा, क्रेडिटर्स को।
और जिसको उधार माल बेचा गया उसको हम लोग डेटर बोलते हैं। जिसको हम लोग माल बेच रहे हैं, अगर उसने अभी पैसा नहीं दिया है तो वो हमारा डेटर है, वो कभी ना कभी हमें पेमेंट करेगा। कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट, दो तरीके का डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट जस्ट लाइक सेल, जैसे सेल होती है तो उसका बेनिफिट सभी को दिया जाता है, जो भी ग्राहक आएगा सभी को सेल का बेनिफिट दिया जाता है। तो ट्रेड डिस्काउंट का बेनिफिट हम अपने सारे कस्टमर को देते हैं। कैश डिस्काउंट जो है, कैश डिस्काउंट का बेनिफिट उन्हीं कस्टमर को मिलेगा जो कि कैश में पेमेंट कर रहे हैं। तो जो 1% या 2% पैसा उनका, अगर कैश डिस्काउंट की कोई स्कीम है तो नगद पेमेंट करने पे, कैश पेमेंट करने पे उनका 1-2% पैसा छोड़ दिया जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में आने के पहले हम लोग को ये वाला पेज अच्छी तरीके से याद करके आना है, क्योंकि इसी पे देखिए सारी अकाउंटिंग बेस्ड है। दैट्स व्हाई these these 3 rules are known as the golden rules of accounting।